अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 30 जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर वर्क को और उसको डिफ़ाइन किया है और हमने दो किस्म का वर्क डन कैलकुलेट किया है, जो कि एक तो बाय कांस्टेंट फोर्स होता है और दूसरा हमारे पास वर्क डन होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने निकाली थी वो एक डिफरेंट केस था, लेकिन आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें याद है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो भी हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है, जिसको हम इस इक्वेशन की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो आर के स्क्वायर के चेंज होने के साथ साथ एफ़ की वैल्यू बिकॉज कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, तो हमारे पास जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा जो कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स निकलता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग दो लिमिटेड और क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स के दरमियान में अपना वर्क डन करेंगे ताकि हमारे पास इसकी वेरिएंस इतनी ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पे ये जो आर है जिसको मैंने एच के इक्वल पुट किया हुआ है ये बहुत ही कम है, और अगर ये बहुत ही कम है तो इसका मतलब है कि एफ़ जो होगा वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ज़रा भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो हमने अब बेसिकली इस टॉपिक में करना क्या है, हम लोगों ने ए से लेकर इस बी तक जाने के लिए जो पार्टिकल ने वर्क डन करना है हम लोगों ने वो निकालना है, और हम लोगों ने उसकी बिना पे डिफ़ाइन करना है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स को और फोर्सेस को। सो हम लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि लेट से हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट है हमारे पास h। अब इस पार्टिकल ने a से b की तरफ जाना है, तो चाहे वो डायरेक्ट a से b की तरफ जाए तो जा सकता है, या फिर a से लेकर पहले c तक जाए और फिर c से लेकर b तक जाए, ये भी उसके पास एक ऑप्शन है। और इसी तरह a से लेकर पहले d तक जाए और फिर d से लेकर दोबारा b तक जाए, ये भी उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो तीनों रास्ते उसके पास अपने हैं, वो जो सा मर्ज़ी रास्ता चूज़ करे, हमने तीनों रास्तों के ऊपर वर्क निकालना है और फिर उन्हीं तीन जवाबों की बिना पे हम लोगों ने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स को डिफ़ाइन करना है कि वो क्या होती हैं और किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। सो हम लोगों ने जो पॉइंट लिए हुए हैं h के बराबर वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि r की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होगी, और r की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब है कि a और b के दरमियान में फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि मैं वर्क डन के लिए जो इक्वेशन है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, और ये बन जाएगी हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा। सो बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो मैं W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यूज़ करना शुरू करता हूँ और मैं अपना वर्क डन निकालता हूँ। सबसे पहले अपने पाथ ए सी से लेकर बी तक वाला, जो कि बराबर होगा वर्क डन जितना ए से लेकर सी तक हुआ और उसमें ऐड कर दूंगा जितना सी से लेकर बी तक हुआ, तो ये मेरे पास वर्क डन निकल आएगा। अब मैं डायग्राम से देखता हूँ कि मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो मेरे पास जो मेरे पे फोर्स लग रही है वो मेरा अपना वेट होगा उस बॉडी का। तो वेट लग रहा होता है हमारे पास नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास फोर्स लग रही है, और बॉडी ए से लेकर सी तक जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ए से लेकर सी तक होगी। और अगर हम देखें तो डायग्राम से देख सकते हैं कि इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 बन रहा है, और एफ और डी के दरमियान में एंगल जब भी 90 बनेगा तो कॉज ऑफ 90 ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास वर्क डन जो होगा वो ए से लेकर सी तक जो हो रहा है वो ज़ीरो हो रहा है। प्लस अब जब सी से लेकर बी तक जाना शुरू करेगी तो हमारे पास हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, और एफ और डी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। और जब भी दो चीज़ें एंटी पैरेलल होती हैं उनके दरमियान में एंगल 180 होता है, तो इसका मतलब है एफ डी कॉज ऑफ 180 ये बराबर हो जाएगा एफ डी इंटू -1 या फिर माइनस एफ डी। और जो फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर वो उसका अपना वेट है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो वेट हो जाएगा माइनस एम जी, और सी से लेकर डी तक जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एच के बराबर है, तो ये हो जाएगा एच। तो इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एम जी एच, और जवाब आ जाएगा मेरे पास माइनस एम जी एच। इसे मैं कह देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैं अपना वर्क निकालना चाहूँ तो मैं फिर इसी तरह ए डी बी वाले पाथ के ऊपर से भी अपना वर्क निकाल सकता हूँ। तो मैं अपना वर्क अब निकालता हूँ वर्क डन अलॉन्ग ए डी बी, तो जितना ए से लेकर डी तक हुआ प्लस जितना फिर डी से लेकर बी तक हुआ, ए से लेकर डी तक अलग निकालूंगा और डी से लेकर बी तक। तो देखें ज़रा दोबारा, जब बॉडी ए से लेकर डी तक जा रही है तो
फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही होगी। तो यहाँ पे भी जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस mgh। जिस तरह C से लेकर D तक हुआ था, इसी तरह A से लेकर B तक सेम चीज़ वही हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस mgh था। इसी तरह D से लेकर B तक अभी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, और D से लेकर B तरफ जो D बन रहा है वो हमारे पास F के परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा, बिल्कुल पाथ AC की तरह। तो हमारे पास दोबारा से जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास दोबारा से mgh आ गया, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा जो पॉसिबल रास्ता बचता है वो बचता है हमारे पास कि मैं डायरेक्ट A से B की तरफ जाऊँ, इस रास्ते के ऊपर चलता हूँ। और इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए हम अपने इस रास्ते को छोटे छोटे चंक्स के अंदर तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये रास्ता है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है वो h के बराबर है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में del y1, del y2, del y3, del y4, del y5, 6, 7 टिल n। तो मैंने अभी सारे अपने रास्ते को जो डायरेक्ट A से लेकर B तक था उसको मैंने n टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो मैं अब हर एक टुकड़े के लिए वर्क निकालूंगा सिंपल mgh लगा के, और हमारे पास निकलना शुरू हो जाएगा हमारे पास आंसर, और एंड पे सबको ऐड कर दूंगा। सो वर्क डन जो है वो पहले चंक का क्या होगा, सारी बात है माइनस mg इंटू इसकी हाइट लेट से del y1 है, इससे अगले की del y2 है, एंड सो ऑन आखिरी वाले की del yn है। तो पहले वाले की क्या हो जाएगी, del y1। तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, तो वो दोबारा हो जाएगा माइनस mg इंटू del y2। इसी तरह एंड तक जाते हैं तो हमारे पास आखिरी टुकड़े का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा माइनस mg del yn। और A से लेकर B तक टोटल वर्क निकालना है, तो हम सारे वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास जितना पहले के लिए था, जितना दूसरी के लिए था, एंड सो ऑन जितना आखिरी के लिए था। सब में माइनस mg आ रहा है, तो माइनस mg को सबसे पहले बाहर कॉमन ले लो, और अंदर क्या आ जाएगा, del y1, उसके बाद del y2, उसके बाद del y3, तो आ जाएगा जी del y1 प्लस del y2 प्लस सो ऑन टू del yn। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये ऐड होके इस टोटल हाइट के बराबर होंगी ना, और वो टोटल हाइट ऑलरेडी h के बराबर है, तो जारी बात है हम इसकी जगह पे सिंपली h पुट कर सकते हैं, और हमारे पास जो टोटल वर्क है वो दोबारा हमारे पास mgh हो जाएगा। सो चाहे हमने फर्स्ट पाथ को चूज़ किया, चाहे हम लोगों ने सेकंड पाथ को चूज़ किया, या फिर चाहे हमने डायरेक्ट ए बी पाथ को चूज़ किया, हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि तीनों पाथ से हमारे पास वर्क डन इधर भी माइनस mgh आ रहा था ए सी बी से, अगर ए डी बी से गए तो दोबारा माइनस mgh आ रहा था, अगर हम डायरेक्ट ए बी से गए तो हमें दोबारा माइनस mgh मिला। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हैं। आप चाहे पहला रास्ता चूज़ करें, चाहे दूसरा चूज़ करें, या फिर चाहे आप लोग तीसरा रास्ता चूज़ करें, आपको हर जगह पे वर्क डन इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो भी हमारा वर्क डन है वो हमारे पास हमारे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और जब भी हमारे पास वर्क डन हमारे पाथ पे डिपेंड ना करे तो ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास जो भी वर्क डन हो रहा है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जो सा मर्जी पाथ चूज़ करें हमें एक जितना ही काम करना पड़ रहा है, माइनस mgh माइनस mgh माइनस mgh। तो ऐसे फील्ड जिस पे वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, उससे इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसे फील्ड को हम जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। सो कंजर्वेटिव फील्ड इज़ अ स्पेशल फील्ड इन विच द वर्क डन ऑन द बॉडी या बाय द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। और अगर इसकी अपोजिट बात करें कि अगर हमारे पास डिपेंड करना शुरू कर दे पाथ फॉलो के ऊपर, तो हमारे पास वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बन जाता है। जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शनल फील्ड जो है, जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो और कहीं फ्रिक्शन कम है, तो ज़ाहिर बात है दोनों जगह पे हमें सेम वर्क नहीं करना पड़ता, हमारी सेम फोर्सेस नहीं लग रही होती उधर। तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ज़ाहिर बात है ये चेंज हो तो हमारे पास वर्क डन कितना मिकदार में करना पड़ेगा वो भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास अगर पाथ के ऊपर डिपेंड करने लग जाए, जिस तरह के फ्रिक्शन के केस में करता है, तो वो फिर हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं रहता, फिर वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव बन जाता है। सो इफ़ द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड दैट विल बी नॉन कंजर्वेटिव, एंड इफ़ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, हमारे पास वो बनेगा कंजर्वेटिव फील्ड। फॉर एग्जांपल
ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास है। इसी तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी हैं हमारे पास, जो कि आप लोगों ने सुना होगा ना, ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। इनमें भी वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो ये था हमारे पास आज का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। बुक में ये 4.3 है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन, इसकी जो डायग्राम्स दोनों हैं, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में बनानी पड़ती हैं। तो जो भी कैलकुलेशन इसके अंदर आ रही हैं, कहीं पे माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, या फिर MGH आ रहा है, या फिर MG आ रहा है, जो भी कैलकुलेशंस हैं आप लोग एक दफ़ा यहाँ से देखें और बुक से पढ़ें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।